बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है बुशरा उमर। मैं कंपोजिट विद्यालय सिमरियावा, विकास क्षेत्र सिमरियावा, जिला संत कबीर नगर के सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुपोषण एवं बीमारी का स्वास्थ्य से संबंध और जानेंगे कि किस प्रकार कुपोषण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के विषय विज्ञान से प्रकरण है कुपोषण एवं बीमारी का स्वास्थ्य से संबंध भाग 1। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके अधिगम के प्रतिफल कुछ इस प्रकार होंगे। लर्निंग आउटकम्स, बच्चे कुपोषण के अर्थ को बता लेते हैं, बाल कुपोषण के लक्षणों को बताते हैं, कुपोषण के परिणाम को वर्गीकृत करते हैं, भोजन व कुपोषण में संबंध बताते हैं, कुपोषण के प्रभाव को सूचीबद्ध कर पाते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की सूची बना लेते हैं और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को बताते हैं। सूची पर चर्चा करेंगे। बच्चों, कुपोषण का अर्थ, कुपोषण का परिणाम, बाल कुपोषण, बच्चों में कुपोषण कैसे पहचानेंगे, भोजन व कुपोषण का संबंध, कुपोषण को दूर करने के उपाय, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले कुपोषण का अर्थ। बच्चों, संतुलित भोजन एवं पौष्टिक तत्वों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। पौष्टिक तत्वों के अभाव में शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण का अर्थ ही है पोषण में कमी। कुपोषण संतुलित आहार के अभाव में बाल्यावस्था में बार बार बीमारी होने तथा दूषित वातावरण, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति लापरवाही के कारण हो सकता है। कुपोषण से बच्चों की शारीरिक व मानसिक वृद्धि भी प्रभावित होती है। कुपोषण प्रायः पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। बच्चों, महिलाओं के अधिकांश रोगों का कारण कुपोषण ही होता है। स्त्रियों में खून की कमी हो जाना व घेंघा रोग हो जाना अथवा बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी, यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण का ही परिणाम है। कुपोषण यानी कमजोरी बच्चों की वृद्धि व विकास को बाधित कर सकता है। यदि भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो बच्चा कुपोषित हो सकता है। कुपोषित बच्चों को ऐसा आहार खिलाने की जरूरत है जो पोषक तत्वों को पूरा करने में सहायक हो। कुपोषित बच्चों को पौष्टिक, ऊर्जावान, स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, अगर भोजन व जीवन शैली में थोड़ी सी परिवर्तन करेंगे तो ही हमारा तन व मन दोनों स्वस्थ रहेगा और हमारा शरीर कुपोषित होने से बच सकता है। संतुलित भोजन ही हमें कुपोषित होने से बचा सकता है। कुपोषण से बच्चों की शारीरिक व मानसिक वृद्धि प्रभावित तो होती ही है, जिसके कारण कुपोषण ये एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ गया है। कुपोषण के परिणाम, आइए जानें कुपोषण के परिणाम क्या है। कुपोषण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य क्षीण होने के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, जो कि हमारी पूरी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। कुपोषण के परिणाम निम्नवत है। स्वस्थ शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। कुपोषित बच्चे में यह क्षमता क्षीण हो जाती है और बच्चा बार बार बीमार पड़ जाता है। इससे शारीरिक और बौद्धिक विकास में कमी आ जाती है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह पिछड़ सकता है। वयस्क होने पर कार्य क्षमता और आर्थोपार्जन की क्षमता में भी कमी आ जाती है। बच्चों, कुपोषण के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। बच्चों, कुपोषण के प्रभाव को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, विभिन्न प्रकार के संक्रमण से शरीर की लड़ने की क्षमता में कमी होना, विभिन्न प्रकार के रोगों का संक्रमण होना, जैसे दस्त का बार बार, बुखार का बार बार होना, कुपोषण के कारण वजन का निरंतर कम होना, मांसपेशियों का क्षरण होना, मानसिक व शारीरिक कमजोरी आना, पढ़ाई में मन कम लगना,
पढ़ाई में पिछड़ना। बच्चों, कुपोषण के प्रभाव जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, विभिन्न प्रकार के संक्रमण को शरीर से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी आ जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और कमजोर पढ़ाई में बच्चा पिछड़ सकता है। कुपोषण के कारण वजन में निरंतर कमी हो जाती है, मांसपेशियों का क्षरण हो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है, जो कि एक स्वाभाविक है। बाल कुपोषण। बच्चों, अक्सर हमने अपनी कक्षा, घर, मोहल्ले में देखा होगा कि बहुत से बच्चे सुस्त और कमजोर दिखाई देते हैं। वजन भी कम होता है। कुछ बच्चे लंबे होते हैं, लेकिन लंबाई की तुलना में उनका वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बाल कुपोषण के शिकार होते हैं। पर्याप्त पोषण ना मिलना एक मुख्य कारण है। आप अपने बच्चों के भोजन में छोटे बदलाव को शामिल करके कुपोषण को रोक सकते हैं। बाल कुपोषण के निम्नलिखित बाल कुपोषण के लक्षण: उम्र की तुलना में वजन कम, उम्र की तुलना में कम लंबाई यानी नाटापन, लंबाई की तुलना में कम वजन यानी दुबलापन, सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, आयोडीन एवं विटामिन से होने वाली बीमारियां। बच्चों में कुपोषण को कैसे पहचानेंगे? बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए सर्वप्रथम उनके शारीरिक विकास की जांच करना आवश्यक है। इसके लिए वृद्धि निगरानी की जानी चाहिए। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है कि बच्चों के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर वृद्धि हो रही है। वृद्धि की जांच करना तथा उचित देखभाल करना। इसके अंतर्गत बच्चों का वजन उसकी आयु एवं लंबाई के अनुसार होना चाहिए। यह जांच ICTS विभाग द्वारा वृद्धि निगरानी के रूप में की जा रही है, जिसमें 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन की जांच की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा बच्चों के वजन की तुलना उसकी आयु के मानक आदर्श वजन से किया जाता है और वृद्धि चार्ट में दर्शाया जाता है। वृद्धि दर 3 श्रेणी में आता है। नंबर 1 सामान्य वजन, नंबर 2 मध्य अल्प वजन, नंबर 3 गंभीर रूप से अल्प वजन। जो बच्चा सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऐसे बच्चों को नियमित रूप से संतुलित आहार देने से बच्चा हमेशा स्वस्थ रहता है। जो बच्चा मध्य अल्प वजन में आता है, इसका तात्पर्य है कि वह कुपोषण से ग्रस्त हो चुका है, परंतु उसकी देखभाल कर आसानी से सामान्य वजन में लाया जा सकता है। ऐसे बच्चों के आहार, स्वच्छता एवं बीमारी से बचाव में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बच्चा गंभीर रूप से अल्प वजन श्रेणी में है, ऐसे बच्चे बहुत कम वजन में हो अर्थात गंभीर रूप से कुपोषित है। इन बच्चों की डॉक्टरी जांच एवं उपचार की अत्यंत आवश्यकता होती है। मध्य और गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों को सामान्य वजन में लाने के लिए उनके परिवार, समुदाय व संस्था स्तर पर आवश्यक देखभाल की आवश्यकता होती है। अति कुपोषित बच्चे यानी जो बच्चे गंभीर रूप से अल्प वजन श्रेणी में आते हैं, उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए जानें। वृद्धि निगरानी के साथ साथ यदि बच्चों को पूरक पोषाहार दिया जाए तो भी बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं। बच्चों को पूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाता है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन के माध्यम से भी कुपोषण से बचने के लिए संतुलित आहार दिया जाता है। घर में मिलने वाले भोजन के साथ साथ केंद्र तथा विद्यालय से प्राप्त होने वाले पूरक पोषाहार अथवा मध्याह्न भोजन भी ग्रहण किया जाए तो बढ़ते बच्चों की ऊर्जा, प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। पोषाहार को बच्चों की रुचि के अनुसार बनाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ में शामिल किया जा सकता है, जैसे हलवा, लपसी व अन्य इत्यादि।
ध्यान रहे, संपूर्ण पोषण से ही दूर होगा कुपोषण। एक बात और, यदि नवजात शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसकी वृद्धि एवं विकास कम है। ऐसी स्थिति में उसकी देखभाल विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसे बच्चों को कुपोषित होने की संभावना अधिक होती है। अगली स्लाइड है भोजन व कुपोषण का संबंध। हमारे भोजन में मौजूद अलग अलग तत्व शरीर को ऊर्जा शक्ति देते हैं तथा हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। भोजन के प्रकार व उनके स्रोत से संबंधित पोषक तत्व निम्नवत है। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में कहते हैं शर्करा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर को 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और यही भोजन हर आदमी सुबह से शाम तक खाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में खाना जिसको तोड़ते जाओ उसमें से ग्लूकोज मिलता है और उसके भाई बंधु माल्टोज, ग्लैक्टोज ये सब मिलते हैं। लेकिन 90% कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से होता है। क्या आपको पता है कि हमारी शरीर को, मस्तिष्क को, हर भाग को ग्लूकोज चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या है? आलू, चुकंदर, आटा, गेहूं से बना हो जो भी पदार्थ, उसके साथ चावल, बाजरा, भुट्टा, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स यानी अनाज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। जो आप चपाती खाते हो, पोहे, उपमा खाते हो, सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हाई कैलोरी होती है जो वजन बढ़ाता है। जो व्यक्ति ऊपर दिए गए कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत का सेवन करता है उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए ज्यादा वजन वाले लोगों के लिए अनाज वाले कार्बोहाइड्रेट्स ठीक नहीं है। प्रश्न ये है तो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं? सबसे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फल, सलाद, सब्जियां जैसे टिंडा, मूली, लौकी, भिंडी, तरोई, सलाद, गाजर, टमाटर, खीरा, मूली, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर्स और मिनरल्स भी होते हैं। यह बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें वजन नहीं बढ़ता। तो बच्चों, आपसे कोई पूछेगा कि बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स क्या है तो आप जरूर बताइएगा कि बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं। यानी आप सबको समझ में आ गया होगा कि जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल अर्थात फल व सब्जियां होती हैं उनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, वह अच्छा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक और कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको खराब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो है चीनी व चीनी से बने खाद्य पदार्थ। ध्यान रखें, कार्बोहाइड्रेट एक तो एकदम खराब है जो है चीनी, एक ठीक ठाक है अनाज वाले कार्बोहाइड्रेट्स, और अंत में बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हैं फल व सब्जियां। अगली बात करते हैं प्रोटीन्स की। जी हाँ बच्चों, अब बात करते हैं प्रोटीन की। हर कोई जानता है हमारे शरीर को आवश्यकता है प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि, शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करना, एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण करना। बहुत ही आसान भाषा में प्रोटीन से हमें मिलता है मसल्स, स्ट्रेंथ, एंजाइम, हार्मोन्स। आइए जानते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। दाल, दूध, दूध से निर्मित पदार्थ, मांस, मछली, अंडे आदि, ये सभी प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन क्यों फायदेमंद है? प्रोटीन को तोड़ने से मिलता है अमीनो एसिड, और ऐसे कुछ अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। प्रोटीन किस स्रोत से? अनाज 10%, दालें 20 से 30% और दूध 4%। दूध बच्चों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है। दाल, पंचमेल दाल, चने का सेवन करने से भी प्रोटीन प्राप्त होता है, इसलिए प्रोटीन का सेवन अवश्य करना चाहिए।
सोयाबीन भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा का स्रोत है। अगले मुख्य स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे जो है फैट यानी कि वसा। वसा भी कार्बोहाइड्रेट्स की भांति ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। वसा कई हार्मोन्स का निर्माण करती है जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वसा में बहुत अधिक कैलोरी होती है। हर खाने में रोटी में 1 ग्राम तेल, चावल में 1.5 ग्राम तेल, दालों में 4 to 5 ग्राम तेल पाया जाता है। वसा के मुख्य स्रोत हैं घी, तेल, मक्खन, मेवा, दूध, पनीर, मूंगफली, मछली, अंडा आदि। हमें सदा हेल्दी फैट्स को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे विटामिन्स। जी हाँ, विटामिन्स। विटामिन्स का मुख्य कार्य पोषक तत्वों को सही उपयोग पर नियंत्रण रखना, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। इसके मुख्य स्रोत हैं विटामिन ए, जिसका मुख्य स्रोत है आम, गाजर, पपीता आदि। विटामिन बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली आदि। विटामिन सी, आंवला, खट्टे फल, संतरा, नींबू, कच्चा आम, अमरूद आदि। विटामिन डी, सूखे मेवे, अंडा, मछली, दूध, दही, सूर्य की किरणें आदि। विटामिन ई, हरी सब्जियां, सूखे मेवे, अखरोट, काजू, बादाम, मूंगफली, अंडा, मछली, यकृत आदि। विटामिन के, दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, गोभी, हरी सब्जियां इत्यादि। आइए विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर समझें। विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी होती है तो उससे होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाएगी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन ई से जनन क्षमता की कमी, पेशियों में कमजोरी, विटामिन के से रक्त का थक्का ना जम पाना। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं खनिज लवण। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम आदि खनिज लवण का मुख्य कार्य हड्डियों तथा दांतों का निर्माण, कोमल रेशों का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण है। स्रोत दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मट्ठा तथा मांस, मछली, अंडा आदि। इनकी कमी से होने वाले रोग कैल्शियम की कमी से हड्डी व दांत का कमजोर होना, आयरन की कमी से एनीमिया होना, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होना, पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण होना। अगला है जल। जी हाँ, जल भी बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जल का मुख्य कार्य है भोजन के पाचन में सहायक, शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण रखना। स्रोत सादा स्वच्छ पानी, पेय पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी आदि। शरीर में जल की कमी होना पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। जल चयापचय गतिविधि को बनाए रखते हुए शरीर के अंगों को और ऊतकों की रक्षा करने में मदद करता है। ध्यान रखें बच्चों, जल ही जीवन है। अगले पोषक तत्व की बात करते हैं जो है रेशा। फाइबर भी भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और कब्ज और एसिडिटी, पाचन तंत्र कमजोर होने से बचाता है। अगर हम शरीर के फाइबर युक्त भोजन की कमी हो जाएगी तो हमें कब्ज, एसिडिटी और हमारे पाचन तंत्र में कठिनाई होगी। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण से दूर करने के उपाय। कुपोषण दूर करने के उपाय सबसे पहले संतुलित आहार पर चर्चा करेंगे, उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादन, उस पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं संतुलित आहार। जी हाँ, बैलेंस डाइट। कुपोषण को दूर करने के लिए हमें अपने प्रतिदिन आहार में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, फल एवं दूध पर्याप्त एवं संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को समस्त पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। दैनिक आहार में सम्मिलित की जाने वाले
भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को कुपोषित होने से बचाने के लिए सहायक होते हैं। इसलिए हमें संतुलित भोजन, पोषक तत्व से भरा भोजन करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना तथा सही अनुपात में खाना आपके आहार को गुणकारी और संतुलित बनाने का सही तरीका है। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट से कुल 60 से 70% कैलोरी, 10 से 12% प्रोटीन से तथा वसा से 20 से 25% कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए। बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में मौजूद हो। कम वसा वाले डेयरी, नट, बीज, सेम, मछली, मुर्गी, अंडे और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका हमें किफायत से उपयोग करना चाहिए, जैसे सफ़ेद चावल, ब्रेड, पास्ता, लाल मांस, मक्खन, आलू, चीनी, नमक इत्यादि। इसके अलावा अपडेट विटामिन ही लोगों के लिए सब्जियां और फल, स्वस्थ वसा और तेलों, साबुत अनाज के साथ साथ दैनिक व्यायाम और वजन पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। हमारे दैनिक आहार के ऊपर बताए गए भोज्य समूहों में से एक या एक से अधिक भोज्य पदार्थों को शामिल होना अति आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों से आच्छादन। सूक्ष्म पोषक तत्व से तात्पर्य है भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले उन सूक्ष्म तत्वों से है जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु सूक्ष्म पोषक तत्व शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधित गोलियां आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली आदि लेनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बच्चों, किशोर, किशोरियों में अधिकांशतः विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां जैसे रतौंधी, रात में कम दिखाई देना, आयरन की कमी से एनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना हो जाती है। इसी के साथ ध्यान रखें बच्चों कि हमें ये जरूर पता हो कि हमारी थाली कैसी हो, जिसमें हेल्दी ऑयल हो, पर्याप्त मात्रा में पानी हो और फल और सब्जियों की मात्रा ज़्यादा हो और अनाज 25%, प्रोटीन 25%, सब्जियां 40%, फल 10% आवश्यक रूप में होनी चाहिए। इसी के साथ व्यायाम और वजन नियंत्रण होना भी अति आवश्यक है। बच्चों, कुपोषण को दूर करने के लिए किए गए प्रयास। दैनिक भास्कर द्वारा एक सूचना मिली जिसमें श्री महेंद्र बहादुर सिंह डीएम लखीमपुर खीरी द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया, डिनर विद डीएम। इस योजना में लखीमपुर खीरी के डीएम ने 1000 बच्चों को नई जिंदगी दी। 6 से 7 महीने में 85% बच्चों ने कुपोषण से मुक्ति प्राप्त कर ली और डीएम की प्रेरणा से 700 लोगों ने लिया कुपोषित बच्चों को गोद। इनका कहना है इतनी बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चों को ठीक करना मुश्किल होता, सरकारी सहायता मिलने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती। इस वजह से डिनर विद डीएम प्रोग्राम शुरू किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। तो बच्चों, इस तरह की योजना हमें अपने आसपास एवं अपने समुदाय एवं अपने देश पर अवश्य रूप से लागू करनी चाहिए, जिससे कुपोषण जैसी बीमारियों को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है। कुपोषण एवं बीमारी का स्वास्थ्य संबंध पर आगे की चर्चा अगले भाग में होगी। धन्यवाद।